हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, जिसमें भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 15, जो कि कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध यानी कि स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप मेरा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे। मेरा टेलीग्राम पेज का अगर लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ रिलेटेड, न्यूज़पेपर, नोटिफिकेशन रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है। उसके अलावा गाइस, अगर आप लोग घटना चक्र की वीडियोस देखना चाहते हैं, जो कि स्टेट बीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लस अगर मुझसे आप पूछें कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी यूपीएससी की तैयारी या स्टेट बीसीएस की तैयारी के लिए, तो गाइस घटना चक्र के अलावा अगर कोई रेफरेंस बुक दो, तो मुझे लगता है क्विक बुक एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। ठीक है। इसमें आपके यूपीएससी, पीसीएस तो पीसीएस, लेकिन यूपीएससी भी कवर होगा। ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ है, नहीं, सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं सिलेबस क्या है। ठीक है। तो चैप्टर नंबर, देखिए अभी जो है हम लोगों ने कहाँ से किया गया, चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है। अभी जो है हम पहुंच चुके हैं, आप एक बार सारे सिलेबस यानी कि सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। तो अभी जो हम पहुंच चुके हैं वो है चैप्टर नंबर 15। ठीक है। थोड़ा सा ही बड़ा है, देखते हैं कितने वीडियो लगते हैं, एक या दो। उसके बाद आगे का भी आप सिलेबस देख सकते हैं। टोटल जो हमारे पास है 24 चैप्टर्स हैं। ठीक है। तो जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हमारी कोशिश रहेगी इसे कंप्लीट करने की। और एक बार में गाइज मैं एक ही सब्जेक्ट की वीडियो बना सकती हूँ, एक से ज़्यादा की मेरे पास टाइम है नहीं बनाने का। तो आप लोग जो कहते रहते हैं कि मैम हिस्ट्री की भी वीडियो बना दीजिए या ज्योग्राफी की जो बचा हुआ है उसकी वीडियो बना दीजिए, तो गाइज मेरे लिए अभी तक पॉसिबल हो नहीं पाता कि मैं एक से ज़्यादा सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊँ। मैं अब इसके साथ मैंने एक और काम स्टार्ट किया है गाइज, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग करंट अफेयर्स की जो है वीडियो में अब डेली जो है डाल रही हूँ, आप लोग देखिएगा ज़रूर। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आप करिएगा अगर आपको पसंद आए तो। चलिए अभी सब बातें खत्म करते हैं, शुरू कर देते हैं हम लोग यहाँ पे अपना चैप्टर। देखिए चैप्टर क्या है, कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है अस्थायी संक्रमणशील अविशेष उपबंध। ठीक है। तो टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन की यहाँ पे बात करेंगे। हाँ, भारतीय संविधान में कुछ राज्यों को अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का स्थान प्राप्त है। कुछ राज्यों को, एक बार, जो नियत अवधि के लिए निर्धारित किए गए थे, मतलब ये पर्टिकुलर टाइम के लिए कहा गया था कि इतने साल के लिए है, लेकिन बाद में बढ़ता जा रहा है। अब देखिए भारतीय संविधान का भाग 21 जो है अनुच्छेद 370 के अधीन जो है जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए अस्थायी उपबंध का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में इस अवस्था को यानी कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को हटा दिया गया। मतलब जो जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा था वो किस में था, भाग 21 में था, और आर्टिकल 370 था जो कि आज हट गया। ये इससे क्या मिल रहा था, जम्मू कश्मीर को विशेष उपबंध मिल रहे थे जो कि आज हटा दिया गया। ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है इसके अतिरिक्त संविधान का भाग 21, मतलब देखिए जम्मू कश्मीर वाले भी 21 है, ये भी 21 है कि आर्टिकल 300, देखिए 370 तो जम्मू कश्मीर को मिल गया। ठीक है। जरूरत खास जम्मू कश्मीर को नहीं थी, बट मिल गया था, कोई बात नहीं, जो कि हटा दिया गया। जिसको जरूरत है उसका रखा हुआ है। तो देखिए इसी भाग, मतलब भाग 21 के तहत 370, 371 से लेकर, मतलब 371 से लेकर 371, या इसे क्या बोलते हैं? ठीक है। यहाँ तक अभी भी कुछ राज्यों को विशेष उपबंध दे रखे हैं इस आर्टिकल के तहत। तो राज्यों को प्रदान की गई विशेष संवैधानिक स्थिति। चलिए चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वैसे यहाँ देखा है राज्यों की विशेष स्थिति का संवैधानिक प्रावधान। ठीक है। तो यहाँ लिखा है भाग 21 में आपको मिलेगा। 370 तो हट ही चुका, 371 में देखते हैं। देखिए 370 की अगर हम बात करें, यहाँ 371 है, तो 370 में क्या था, जम्मू कश्मीर को था। वर्तमान में ये जो आर्टिकल है उसको हटा दिया गया है। अच्छा 371 में कौन कौन से, अच्छा अगर हम भारत का मैप बनाए, थोड़ा सा बना ही लेते हैं। ठीक है, ताकि समझना आसान हो जाए। ये नॉर्थ ईस्ट वाला साइड बनाएगा इस मैंने। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो साइज बना है वो ऐसे ऐसे करके बना लेते हैं। ये हो गया आपका असम, यहाँ है मेघालय, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड एंड मणिपुर, ऐसे करके मान लीजिए। ये हमारा है सिक्किम। ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे जाता है भारत, ऐसे जाता है, और यहाँ पे आपका है गुजरात। ठीक है।
चलिए देखिए, अब यहाँ 371 में देखिए, एक इसमें लिखा है महाराष्ट्र और गुजरात को कौन-सा आर्टिकल दिया गया है? 371, यानी कि 371 यहाँ पे गुजरात आपको मिलेगा और 371 यहाँ पे आपको महाराष्ट्र मिलेगा, ठीक है? नागालैंड पे आइए तो यहाँ पे है नागालैंड, ये 371 क मिल जाएगा आपको, ठीक है? फिर 371 ख किसको मिल रहा है? असम को, तो ख लिख दीजिए यहाँ पे असम के साथ, ठीक है? ग आपको मिलेगा मणिपुर, ये हो गया आपके पास ग, मणिपुर यहाँ आता है। आंध्र प्रदेश में है घ और अड़ा, अड़ा, ठीक है? घ और अड़ा जो है आपको आंध्र प्रदेश आपको यहाँ कहीं मिलेगा, तो आप इसे लिख दीजिए घ एंड अड़ा, ठीक है? अब इसके बाद चा किसको मिला है? सिक्किम को, ये वाला हो गया सिक्किम जो कि है चा। मिजोरम की बात करें तो छ, मिजोरम ये है आपका छ, ठीक है? उसके बाद ज है अरुणाचल प्रदेश के लिए, ज है अरुणाचल प्रदेश के लिए, और झ इसकी बात करें तो यहाँ पे छोटा-सा आपको गोवा मिलेगा, राइट? और उसके बाद ना ये जो भी है अंग्या क्या बोलते हैं इसे, हैं यहाँ पे गाइस आपको आपके कर्नाटका है, इसको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये हो गए आपके। तो तो आई होप आप लोग इतनी बात समझ गए कि आर्टिकल से जो विशेष उपबंध मिला है, किस आर्टिकल से किसको मिला है। 371 सारे हैं, ठीक है? 371 क, ख, ग, घ, ड़ करके हमने सारे देख लिए। चलिए, अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ लिखा है जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा देखिए, स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें लिखा भारतीय संविधान का भाग 21 में क्या है? 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। अच्छा, तो कुल राज्यों में भारतीय संविधान द्वारा क्या है? कुल राज्यों में 12 राज्यों को क्या है? विशेष दर्जा प्रदान है, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 और यहाँ पे 12, ठीक है? 12 राज्यों को विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर को लेके अगर हम देखें तो। जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता शेष अन्य राज्यों की स्वायत्तता से की दृष्टि से क्या है? अत्यंत व्यापक थी, तुलनात्मक दृष्टि से व्यापक थी, ठीक है? अब यूं तो जम्मू और कश्मीर दुनिया के सबसे सुंदर स्थलों में से एक था और इसे जो है धरती का स्वर्ग भी कहा जाता था, लेकिन क्या है औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के बाद क्या भारत में इस राज्य के ऐतिहासिक विलय के बावजूद ये राज्य भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का एक प्रमुख कारण बना, चूंकि पाकिस्तान द्वारा उपरोक्त विलय को स्वीकार नहीं किया गया, तब पाकिस्तान द्वारा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस राज्य के क्षेत्राधिकार को लेकर क्या है मुद्दा बना रहता था। तो इन्हीं वजह से क्या है इस क्षेत्र की गिनती दुनिया के सबसे विवादग्रस्त क्षेत्रों में की जाती थी। मतलब कहानी कुछ नहीं है, इसने कहा कि बहुत ही अच्छा था, धरती का स्वर्ग था, लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच में विवाद होता था, इसलिए विवादग्रस्त रहा है हमेशा। तो जम्मू कश्मीर भारत का क्या है? अभिन्न अंग है, ठीक है? पूर्व में इसको जो आर्टिकल 370 के तहत अस्थायी और संक्रमणकाली उपबंधों के अनुसार एक विशेष दर्जा दिया गया था, किंतु इस क्षेत्र की संवेदनशीलता और प्रमुख चुनौतियों को देखते हुए अब ये प्रावधान जम्मू कश्मीर से हटा लिया गया है। चलिए, ये सब कोई नई बात नहीं है, आप लोग सब जानते हैं, आप लोग होशियार हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जम्मू कश्मीर की स्थिति निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। देखिए, जम्मू कश्मीर वर्तमान स्थिति, पूर्व की स्थिति। वर्तमान में इतने का ये सामान्य परिचय, इसमें है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है? इसमें 370 के निरसन की वर्तमान प्रक्रिया, मतलब 370 और 370 के प्रावधानों के तहत अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध और अधीन विशेष स्थिति, मतलब 370 जब नहीं है, अब नहीं है फिलहाल, भी नॉर्मल है, और 370 था तो विशेष दर्जा दिया गया था। जब कौन से अधिनियम से ये सारी कहानी हुई है? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से सब कुछ खत्म। यहाँ पे संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू होना आदेश 1954, और एक ये और आर्टिकल था जो जम्मू कश्मीर को विशेष उपबंध देता था, यानी कि आर्टिकल 335A भी देता था, ठीक है? यानी कि दो, एक 370 तो था ही था और एक ये आर्टिकल 335A भी था। अच्छा, वर्तमान स्थिति की करंट सिनेरियो की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, संविधान लागू होने के पश्चात से ही क्या होता है, ये विवाद का विषय रहा कि जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्रदान करने वाले आर्टिकल 370 को हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है? तो इस संबंध में क्या है, 3 तरह की राय व्यक्त की गई है। देखिए, पहली राय कि चूंकि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, अतः 370 3 में किए गए प्रावधानों के अनुसार 370 को संविधान से हटाया जाना संभव नहीं है, ठीक है? इनने कहा जम्मू कश्मीर की संविधान सभा, देखिए ये हुआ था कि ये कहा था कि 370 तभी हटा सकते हैं जब वहां की जो संविधान सभा है ना, वो भी उस पर अनुमति देती है। तो अब क्या हुआ कि अभी जम्मू कश्मीर में कोई संविधान सभा थी नहीं, अब इसे हटाया कैसे जाए? तो ये कहानी हो गई थी, ठीक है? तो इसने कहा हटाया नहीं, हटाया जाना संभव ही नहीं है, ठीक है? एक बात ये हो गई। दूसरी राय ये थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाकर, देखिए 368 में संविधान संशोधन, तो इसने कहा 368 के तहत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाकर 370 का
को हटाया जा सकता है। 370(3) में क्या है, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से जुड़ी शर्त को खत्म किया जा सकता है। मतलब 370(3) में कहा था कि भैया आपको पहले संविधान सभा की भी राय लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसने कहा संविधान संशोधन करो, इसको खत्म करो। फिर तीसरी राय ये थी कि क्योंकि अब संविधान सभा का अस्तित्व भी नहीं रहता, राष्ट्रपति पर उसकी सिफारिश की बाध्यता लागू नहीं होती है, ठीक है। मतलब जब संविधान सभा है ही नहीं तो राष्ट्रपति पर उसकी सिफारिश की जो बाध्यता है वो भी नहीं, कि हाँ वो हाँ बोली है ना बोली, ये भी अब कुछ मायने नहीं रखता। वे अधिसूचना जारी करके क्या है, आर्टिकल 370 को हटा सकता है, प्रवाहहीन कर सकता है। वर्तमान केंद्र सरकार ने इसी तीसरे राय को आधार बनाकर आर्टिकल 370 के तहत क्या करा, जम्मू कश्मीर को मिले जो विशेषाधिकार है उसको समाप्त कर दिया। तीसरी राय ये वाली कि संविधान सभा है नहीं, अब कोई मतलब रह नहीं जाता उसका, ठीक है। हालांकि ये इतनी सरल प्रक्रिया नहीं थी। अगर सरकार द्वारा लिए गए फैसले को गहराई से देखें तो इस फैसले की कड़ी जो है जून 2018 में जम्मू कश्मीर में लाए गए राज्यपाल शासन से जुड़ना शुरू हुई थी। मतलब कि सरकार हटा दी, वहां की विधानसभा का भंग कर दिया और यहाँ पे क्या ला दिया, राज्यपाल शासन ला दिया था। गौरतलब है कि 19 जून 2018 को जम्मू कश्मीर में सत्तारूढ़ जो भाजपा और पीडीपी गठबंधन की सरकार समर्थन वापसी के बाद क्या है, गिर गई। मतलब जब उस वक्त जून 2008 में जो सरकार थी वो किसकी थी, पीडीपी और भाजपा की थी। समर्थन वापस ले लिया गया जिसकी वजह से सरकार गिर गई और किसी और दल के पास सरकार बनाने लायक बहुमत ही नहीं था। तो क्या हुआ, 20 जून 2019 को, ठीक है, फिर 2018 के बाद 20 जून 2019 को क्या होता है, जम्मू कश्मीर राज्यपाल ने वहां के संविधान के आर्टिकल 92 के तहत राष्ट्रपति की सहमति से राज्य में क्या कर दिया, आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसे जो है जम्मू कश्मीर के संबंध में प्रचलित भाषा में राज्यपाल शासन कहा जाता है। मतलब अब सरकार है नहीं तो क्या करा जाए, राज्यपाल आया, राज्यपाल ने क्या करा, आपातकाल की घोषणा, और अब बोला गया इसे राज्यपाल शासन, ठीक है। अभी और देख लेते हैं क्या कहानी है। फिर उसके बाद हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर के संविधान के आर्टिकल 92 के तहत लगाए गए आपातकाल की जो अवधि अधिकतम 9 महीने ही हो सकती है। मतलब जो आपातकाल लगा है 9 नहीं 6 महीने हो सकती है मैक्सिमम। तो राज्यपाल ने क्या किया, 20 जून 2018 को आपातकाल की घोषणा के बाद क्या करा, 6 महीने तक नई सरकार का गठन नहीं हो पाया और राज्यपाल ने राज्य के राजनीतिक हालात से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजते हुए आग्रह किया कि राज्य में क्या है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मतलब इनने कहा आपातकाल लगा, इनने कहा 6 महीने तक रह सकता है, 6 महीने के भीतर ही आप दूसरी सरकार बना दो अगर सरकार गिर गई। तो ऐसा भी नहीं हुआ, सरकार भी नहीं बनी। अब राज्यपाल ने राष्ट्रपति से बोला भैया एक काम करो, राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो राष्ट्रपति ने राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर दी। अब यहाँ क्या, राष्ट्रपति शासन के उद्घोषणा संबंध एक तथ्य को समझ लेना उचित होगा कि आर्टिकल 370 के निरसन की प्रक्रिया को क्रमवार समझने में आसानी होगी। अब राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब राष्ट्रपति शासन लगाए जाने से संबंधित आर्टिकल 356 के खंड 1 ख में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा में ये घोषित कर सकेगा कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग में होगी, ठीक है। तो ऐसे में जब 2018 दिसंबर 2018 को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के लिए अधिसूचना जारी होती तो राष्ट्रपति ने आर्टिकल 356(1) खा में मिली शक्ति के आधार पर अधिसूचना में कहा कि जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा और उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग में, मतलब अब जो शक्तियां हैं वो संसद के पास आ गई, ऐसा कह दिया। यानी इसका मतलब हुआ कि अब जम्मू कश्मीर विधानमंडल का आश भारत की संसद हो गया है। मतलब अब जम्मू कश्मीर पे जो भी फैसला करेगी भारत की संसद करेगी, ऐसा राष्ट्रपति ने कह दिया, ठीक कह सकता था। अब यहाँ स्पष्ट कर देना ठीक होगा कि आर्टिकल 356(1) खा में राष्ट्रपति को मिली इस शक्ति का प्रयोग वह समानता हर एक उस राज्य में करता है जहां राष्ट्रपति शासन लगता है, किंतु जम्मू कश्मीर के संदर्भ में यह प्रावधान इसलिए विशेष हो गया कि इसकी मदद से सरकार ने आर्टिकल 370 के निरसन का रास्ता निकाल दिया। मतलब अब कहानी संसद के पास आ गई, यानी कि संसद अब चाहे जो कर सकती है। तो ये कैसे हुआ, इससे हम आगे के विश्लेषण के क्रम में समझ पाएंगे। किंतु इससे पहले हमें जो है आपका 5 अगस्त 2019 की घटनाक्रम को समझना होगा। देखिए अब क्या हुआ, मतलब अब जो है जम्मू कश्मीर पर फैसले लेने का पूरा अधिकार संसद को मिल चुका है। संसद के संविधान के आर्टिकल 370 को खत्म करने संबंधित 3 तरह की राय में तीसरी राय राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी कर 370 के निरसन करने से संबंधित थी। वही जो हमने यहाँ पे 1 2 3 पढ़ी थी गाइस, ये तीसरी वाली, ठीक है।
अब देखिए आर्टिकल 370 के निरसन की वर्तमान प्रक्रिया देखते हैं। देखिए यहाँ क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह थे, ठीक है। उन्होंने क्या करा, राज्यसभा को सूचित किया कि आज राष्ट्रपति ने संविधान जम्मू और कश्मीर में लागू आदेश 2019 नाम का आदेश जो है जारी किया है, ठीक है। तो मतलब एक आदेश आया था, तो ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके साथ ये समय समय पर यथा संशोधित होगा, मतलब समय समय पर जैसे जरूरत पड़ेगी उसे हम संशोधित कर लेंगे। ये आदेश संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 1954 जो कि समय समय पर संशोधित होता रहा है पर प्रभावी होगा। मतलब अब कौन सा माना जाएगा, 2019 वाला, ठीक है। यानी इसका अर्थ हुआ कि वर्तमान में जारी किए गए आदेश के बाद इसके पूर्व जारी किए गए आदेश का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। यानी 2019 का माना जाएगा, इससे पहले वाला बेकार। अर्थात इस आदेश से क्या है, 1954 का आदेश स्वतः क्या है, महत्वहीन हो गया। अतः आर्टिकल 35A और 1954 के आदेश के तहत जम्मू कश्मीर के संबंध में बनाए गए अन्य प्रावधानों का भी कोई मतलब अब नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब है राष्ट्रपति के संविधान। राष्ट्रपति के संविधान आदेश 2019 के पहले हिस्से द्वारा पूर्व के यानी कि पहले का जो 1954 का जो आदेश है वो महत्वहीन करार दिए जाने के बाद क्या हुआ, ये महत्वहीन हो गया, बेकार हो गया। तो इस आदेश के आगे के हिस्से में कहा गया, यानी ये वाला नया वाला, इसमें कहा गया कि संविधान के सभी उपबंध, ठीक है, समय समय पर संशोधन के साथ जम्मू कश्मीर के राज्य के संबंध में लागू होंगे, ठीक है। साथ ही आदेश में ये भी बताया गया कि ये बदलाव किन अपवादों के अधीन लागू होंगे। अब ये ध्यान देने की बात है कि अपवाद बताने के उपक्रम में संविधान के आर्टिकल 367 जो कि संविधान के निर्वचन से संबंधित है में एक नई धारा यानी कि 4 जोड़ दी गई। इसमें इसमें 4 बातें बताई गई। क्या 1967 को जोड़ दिया गया, तो 1967 के अनुसार क्या संविधान जहां तक ये जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू है का के प्रयोजनों के लिए, ठीक है। अब देखिए इस संविधान या इसके उपबंधों के निर्देशों को उक्त राज्यों के संबंध में यथा लागू संविधान या उसके उपबंधों का निर्देश माना जाएगा। इसका सरल अर्थ यह है कि भारत का संविधान अपने मौजूदा स्वरूप में जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। मतलब ये कहानी हो गई कि जो पूरे भारत के लिए संविधान चल रहा है अब वो जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा। जिस व्यक्ति को राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू कश्मीर के सदर रियासत जो जो स्थानिक रूप से पदासीन राज्य की मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं के रूप में स्थानिक रूप से मान्यता दी जाएगी। और इसके लिए क्या है, निर्देशों में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देश माना जाएगा। इसका सरल अर्थ ये हुआ कि राज्यपाल जो अब तक क्या है मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य कर रहा था, उसका मतलब अब केवल जम्मू कश्मीर का राज्यपाल माना जाएगा इसे, ठीक है। और इस प्रावधान से मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल के कार्य करने की बाध्यता समाप्त हो गई। यानी कि नॉर्मली हम देखते हैं कि जो राज्यपाल होता है वो मंत्री परिषद की हेल्प से काम करता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए ये चीज हट गई, खत्म, कि राज्यपाल अब अपने विवेक से काम करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पे काम नहीं करेगा। अब यहाँ लिखा है उक्त राज्य की सरकार के निर्देशों को उसके मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देशों को शामिल करता हुआ माना जाएगा। और इसका सरल अर्थ ये हुआ कि इसने कहा कि जम्मू और कश्मीर की सरकार का अर्थ अब वहां के राज्यपाल से लिया जाएगा। मतलब अब हम विधानसभा और सरकार को नहीं मान रहे, अब हम जो मान रहे हैं वो राज्यपाल को मान रहे हैं। फिर तो इस संविधान के आर्टिकल 370 के परंतु में क्या है, खंड 2 में उल्लेखित क्या है, राज्य की संविधान सभा अभिव्यक्ति को राज्य की विधानसभा पढ़ा जाएगा। मतलब जो राज्य की पहले क्या था, जब भारत आजाद था तो वहां पे संविधान सभा थी, तो यहाँ पे क्या हो गया था 370 के परंतु खंड 2 में कहा कि जो संविधान सभा थी वही क्या है, विधानसभा बन गई, ठीक है। मतलब नॉर्मली ऐसे ही हमारा भी हुआ था, नॉर्मली पूरे भारत का हुआ था, जो संविधान सभा थी बाद में वही हमारी क्या बन गई, संसद, यानी कि लोकसभा राज्यसभा वाली मतलब विधानसभा बन गई थी। देखिए अगर ध्यान दें तो आर्टिकल 367 क में जो बात कही गई है वो रोचक है। मतलब रोचक इस संदर्भ में कि ये आदेश आर्टिकल 370 का के तहत जारी किया गया और इसके माध्यम से आर्टिकल 370(3) के परंतु यानी राज्य की संविधान सभा क्या होगी, राज्य की विधानसभा होगी, ठीक है। तो ये पढ़े जाने से वह समस्या ही खत्म हो गई जो 1957 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के समाप्त हो जाने से उपजी थी और जिसकी आधार बनकर कहा जा रहा था कि आर्टिकल 370 का निरसन संभव ही नहीं है। मतलब इसने कहा कि देखिए क्या हुआ,
उस समय क्या हो गया कि जो राज्य की संविधान सभा थी वही विधानसभा बन गई, और क्या लिखा हुआ था कि भैया अगर आप लोगों को आर्टिकल 370 हटाना है तो पहले आपको संविधान सभा से बात करनी पड़ेगी। अब जब संविधान सभा है ही नहीं तो बात ही खत्म। ठीक है, ये हो रहा था, जब संविधान सभा है ही नहीं तो आप 370 तो हटा ही नहीं सकते। लेकिन जब ये कह दिए कि संविधान सभा ही विधानसभा बन गई, ठीक है, विधानसभा बन गई, तो ये बात ही खत्म हो गई कि अब हम संविधान सभा से पूछेंगे। अब यहाँ क्या है, उस तथ्य का स्मरण करें जो 2018 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति द्वारा जारी जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी अधिसूचना, मतलब क्या है, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग गया था, तो ये इस अधिसूचना में उल्लेखित था। अब वह तथ्य है कि जम्मू कश्मीर विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या किसी प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाएंगी, मतलब संसद के पास सारी शक्ति है। ठीक है, अब अगर क्या है, आर्टिकल 367 4 घ और राष्ट्रपति द्वारा 19 दिसंबर 2018 की अधिसूचना को मिलाकर निष्कर्ष निकाले, मतलब यहाँ पे ये कि संविधान सभा संविधान सभा विधानसभा बन गई, संविधान सभा तो खत्म हो गई थी, विधानसभा अब रह नहीं गई है। और दूसरा इसने कहा कि अब यहाँ पे देखिए, इसने कहा था कि जो संविधान सभा है वो क्या बन गई, विधानसभा। अब विधानसभा भी अभी है नहीं, चल नहीं रही है। और दूसरे यहाँ पे इसने कहा था कि सब कुछ संसद को दे दिया जाए, संसद के पास शक्ति है। ठीक है, ये वाली कहानी खत्म हो गई, यहाँ संसद के पास है। तो हमने निष्कर्ष क्या निकाला, तो वर्तमान समय में क्या है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा का मतलब संसद है। ठीक है, और जैसे ही यह निष्कर्ष निकलता है वैसे ही आगे आर्टिकल 370 के निरसन का मार्ग जो है प्रशस्त हो जाता है, यानी कि अब हम आसानी से, इसने कहा विधानसभा है नहीं, अब विधानसभा ही क्या है, संसद है, तो इसने कहा कि भैया अब हम 370 पे काम कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, क्योंकि अब जो काम करेगी वो संसद करेगी। अर्थात 2019 के आदेश की सूचना देने के तुरंत बाद क्या है, गृह मंत्री अमित शाह ने क्या करा, राज्यसभा के पटल पर 2 प्रस्ताव पेश किए, जिससे क्या है, आर्टिकल 370 के निरसन का मार्ग प्रशस्त हो गया। ठीक है, प्रस्ताव की बात करते हैं। पहले प्रस्ताव में कहा गया कि आर्टिकल 370 3 के तहत जो राष्ट्रपति संसद द्वारा इस प्रस्ताव को पास कर देने पर अधिसूचना जारी करेगा कि, मतलब संसद ने अगर ये प्रस्ताव पास कर दिया तो राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेगा आर्टिकल 370 3 में दी गई जो शक्तियों के आधार पर, और भारत की संसद की अनुशंसा के आधार पर भारत का राष्ट्रपति ये घोषित करता है कि आर्टिकल 370 के सभी हिस्से अब से क्या है, समाप्त हो जाएंगे, केवल पहला बचेगा। मतलब जो इसने कहा कि 370 के जितने भी हिस्से सब समाप्त हो जाएंगे पहले को छोड़कर, पहले हिस्सा यानी कि 370। अब इसे यह होगा कि भारत के संविधान के सभी प्रावधान जो समय समय पर संशोधित होते रहे हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर बिना किसी अपवाद के अब लागू होंगे। एक बात ये, इसने कहा पूरा का पूरा 370 हट जाएगा, एक बात रह जाएगी कि अब जो भारतीय संविधान है वो जम्मू कश्मीर पे भी लागू होगा। दूसरा प्रस्ताव क्या था कि दूसरे में कहा गया कि जैसे कि दिसंबर 2018 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जम्मू कश्मीर के राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा में कहा गया कि जम्मू कश्मीर विधानमंडल की शक्तियां संसद को दे दी गई है, तो इसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को संसद की राय लेने के लिए भेजा, क्योंकि ये राय देना आर्टिकल 3 के परंतु के तहत जरूरी है, और यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 को स्वीकारने की राय व्यक्त करता है। ठीक है, अब पूरे घटनाक्रम को संक्षिप्त में देखें तो सबसे अब क्या हुआ, देखिए शुरू से देखो तो सबसे पहले क्या है, राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया, जिससे पहले के जो राष्ट्रपति आदेश है वो महत्वहीन हो गए। फिर आर्टिकल 367(4) जोड़ा गया, जिससे जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का आशय बदल के विधानसभा हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, मतलब ये वाले में इसे जोड़ के कहा कि जो संविधान सभा थी वे विधानसभा हो गई। और आर्टिकल 373 के तहत क्या हुआ कि 370 के सभी प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया, और 19 दिसंबर 2018 की राष्ट्रपति उद्घोषणा के आधार पर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर आर्टिकल 3 के परंतु की शर्त पूरी की, और अंततः संसद ने जब दोनों प्रस्ताव को पास कर दिया तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को संसद से आर्टिकल 4 के तहत पास करा लिया गया, जिससे कि विधेयक ने अधिनियम यानी कि जो बिल है वो अब क्या बन गया, कानून यानी कि एक्ट का रूप धारण कर लिया। ये कहानी पूरी थी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर से 370 हटाए। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसे यहाँ क्या लिखा है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 है क्या।
जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अब 2 हिस्से होंगे। मतलब इस एक्ट में क्या, ये अधिनियम में क्या आया? इनमें ना जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से होंगे, एक हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 239 ए के तहत पुडुचेरी के समान विधानसभा के साथ यूनियन टेरिटरी बनाया गया। यहाँ के प्रशासन उपराज्यपाल द्वारा चलाया जाएगा। यानी यहाँ पे विधानसभा प्रशासन उपराज्यपाल द्वारा चलाया जाएगा। दूसरे, जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में 4 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें, राज्यसभा में 4, लोकसभा में 5 और विधानसभा में 114 सीटें हैं। विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों को क्या करेगा, मनोनीत भी करेगा। ठीक है। इसने कहा SC ST के लोगों को लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा एंड विधानसभा सीटों के निर्वाचन में आरक्षण मिलेगा। आरक्षण कैसे मिलेगा? SC ST को लोकसभा में भी मिलेगा और विधानसभा में भी मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद इसने क्या कहा, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या, जो भी वहां की विधानसभा के टोटल सदस्य हैं, कितने अभी हमने देखे गाइस, तो हमने देखे 114, उसका 10वां भाग अगर आप निकालेंगे, ठीक है, तो यानी कि 114 मतलब 11, मतलब आप मान लो 12 से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। ठीक है, 10% होंगे। मतलब लद्दाख को विधानसभा के बिना, मतलब लद्दाख, अभी तो हमने जम्मू कश्मीर की बात करी कि वहां विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। ये यूनियन टेरिटरी है और यहाँ से क्या है, लोकसभा के लिए 1 सदस्य है। ठीक है। अभी जम्मू कश्मीर में हमने क्या देखा था दोस्तों, राज्यसभा में 4 और लोकसभा में 5, लेकिन यहाँ पे लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ 1। जम्मू कश्मीर में लोकसभा में 4 और राज्यसभा में लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 4, ऐसा कुछ निकला। ठीक है। लद्दाख का भी बताइए। वैसे कुल मिलाकर इस फैसले से निम्न बड़े बदलाव होंगे, जैसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दोहरी नागरिकता अलग देखिए, पहले क्या थी, जम्मू कश्मीर की अलग नागरिकता, भारत की अलग, ये खत्म। अलग संविधान खत्म, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अलग था, हमारा अलग। अलग ध्वज, ये सब खत्म। तो जम्मू कश्मीर का अलग था, भारत का अलग था। तिरंगे और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अब अपराध माना जाएगा। वहां पे भी अगर आप तिरंगे का या राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करते हैं तो अपराध होगा जम्मू कश्मीर में भी। देश का कोई भी नागरिक यहाँ जो है संपत्ति खरीद सकेगा। अभी तक भारत का, जम्मू कश्मीर से अलग भारत का कोई नागरिक है तो वहां जाके संपत्ति नहीं खरीद पा रहा था, लेकिन अब खरीद सकता है, व्यापार कर सकता है, नौकरी कर सकता है। अच्छा, जम्मू कश्मीर अब पुडुचेरी की तरह विधानसभा वाला संघ शासित प्रदेश होगा। इसका कार्यकाल जो है 5 साल का होगा। लद्दाख जो है पूर्णतः क्या है, संघ शासित प्रदेश है। मतलब जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, लद्दाख में नहीं होगी। अच्छा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब जो है उपराज्यपाल का पद होगा। ठीक है। और राज्य की, क्योंकि दोनों यूनियन टेरिटरी, राज्य की पुलिस केंद्र के अधीन रहेगी और जम्मू कश्मीर कैडर के IPS और IAS अधिकारी यूटी कैडर यानी यूनियन टेरिटरी कैडर अधिकारी होंगे। अच्छा, किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी के बाद जम्मू कश्मीर की महिला के अधिकारों और नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को मिला विशेष अधिकार खत्म। मतलब पहले ही हो रहा था कि जम्मू और कश्मीर जो है ना, वहां की कोई लड़की है तो वो पाकिस्तान के बंदे से शादी कर लेती है और क्या है, वो पाकिस्तान का बंदा भारत में, मतलब जम्मू एंड कश्मीर की नागरिकता लेने के लिए वो हो जाता था। ठीक है। लेकिन अब ये सारी चीज, पाकिस्तान वाला जो विशेषाधिकार है वो खत्म कर दिया गया। अब यहाँ लिखा है कि अब यहाँ आर्टिकल 356 का भी पूरा इस्तेमाल होगा, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। ठीक है। अब ये सूचना का अधिकार, शिक्षा के अधिकार जैसे कानून लागू हो सकेंगे अब यहाँ पे, पहले नहीं थे, अभी हो जाएंगे। और साथ ही क्या, भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC भी प्रभावी होगा अब यहाँ पे। ठीक है। अब पूरी तरह से देखिए, जम्मू कश्मीर अलग ही दुनिया में चल रहा था, मतलब अलग, भारत से अलग ही चल रहा था। नए कानून और कानूनों में होने वाले संशोधन स्वतः ही जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर कोई कानून बना है तो जम्मू कश्मीर में वो कानून नहीं लागू होगा, पहले वहां की विधानसभा में उसे पास होना पड़ेगा, देन आगे बढ़ेगा, तब लागू होगा। अदरवाइज अगर वो विधानसभा मना कर देगी तो नहीं होगा। और भारत की कोई भी नागरिक जो है आपका जम्मू कश्मीर का मतदाता या चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए फैसले अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भी मान्य होंगे। पहले ये भी नहीं होता था, सर्वोच्च न्यायालय कुछ भी कहे जम्मू कश्मीर तक वो सब लागू नहीं होता था। और देखिए यहाँ पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है।
अब पुराना चलते हैं इतिहास में। देखिए भारत की आज़ादी के समय कश्मीर एक क्या है आपका देसी रियासत था, जिस पर क्या है वंशानुगत राजा का शासन था। मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसा। ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किए जाने पर क्या है सभी रियासतों में ब्रिटिश संप्रभुता हो जाती है समाप्त, यानी भारत हो जाता है आजाद, राइट। रियासतों को उस समय अधिकार था क्या? अब जब ब्रिटिशर्स गए तो क्या रियासतों को अधिकार मिला? आप चाहे तो भारत के डोमिनियन में मिल जाए, पाकिस्तान के डोमिनियन में विलय हो जाए, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। ये तीन ऑप्शन मिले हुए थे लोगों को, राज्यों को नहीं, रियासतों को। इसी का तत्कालीन शासक कौन थे? जम्मू कश्मीर की बात करें तो उस वक्त वहां पे थे महाराजा हरि सिंह। उन्होंने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने का फैसला किया। लेकिन अब क्या देखिए 15 अगस्त सॉरी 15 अगस्त 1947 में भारत हो जा रहा है आजाद। अगस्त के बाद आता है सितंबर और फिर आ जाता है अक्टूबर। तो ये 20 अक्टूबर अप्रोक्स 2 महीने बाद की बात बता रहे हैं। 20 अक्टूबर 1947 को क्या होता है पाकिस्तान समर्थित आजाद कश्मीर सेना ने जो है कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान से आक्रमण हो जाता है कश्मीर पर। अपनी रियासत सुरक्षित करने के लिए जो महाराजा हरि सिंह है ना, उन्होंने क्या किया 26 देखिए 20 अक्टूबर पे हमला हो गया, तो हरि सिंह ने क्या किया 26 अक्टूबर 1947 को क्या है विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर जो है रियासत को कहाँ शामिल कर दिया? भारत में। मतलब पहले उन्होंने कहा हम तो भैया स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन जब पाकिस्तान ने हमला किया तब इन्होंने क्या किया भारत के साथ विलय पत्र पे क्या कर दिया सिग्नेचर कर दिया 26 अक्टूबर 1947 में। ये क्या हो गया भारत में शामिल हो गया जम्मू कश्मीर। अब क्या होता है ये 26 तारीख की कहानी है। अब 27 अक्टूबर को क्या भारत के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे यानी कि लॉर्ड माउंट बेटन, उन्होंने विलय को क्या कर दिया स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है भैया आप हमारे पास आ गए हो, आप हमारे पास अब आप हमारे देश के हो। विलय पत्र के अनुसार क्या है कश्मीर ने 3 विषय पर भारतीय संघ की सर्वोच्चता को स्वीकार किया। कौन कौन से 3 विषय? जबकि शेष मामलों में अपनी स्वायत्ता बनाई रखी। ये 3 विषय कौन? इनने कहा प्रतिरक्षा के लिए भारत पे हम निर्भर, मतलब नॉर्मली भारत पे। विदेशी मामले भारत देखेगा और संचार भारत देखेगा। बाकी भारत सरकार देखेगी और बाकी के लिए हम स्वायत्त हैं, मतलब हम ही देखेंगे बाकी मामले तो। अच्छा, भारत सरकार की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा आश्वासन दिया गया कि जम्मू और कश्मीर की जनता अपनी स्वयं के संविधान सभा द्वारा अपना संविधान बनाएगी। ठीक है, यहाँ हो गई बेवकूफों वाली बात। ठीक है, ये एक तो ये हेल्प मांगने आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद भी सुनी नहीं की जा रही है। भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संबंध में सिर्फ क्या है अंतरिम व्यवस्था कर सकता है। इसी अंतरिम व्यवस्था से संबंधित आश्वासन को कानूनी रूप देने के लिए संविधान का आर्टिकल 370 मतलब इन्होंने कहा कि जो बात हमने कही है ये हम इसे कानूनी रूप दे देते हैं। तो संविधान में इन्होंने क्या किया भारतीय संविधान में 370 को शामिल कर दिया और जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए आर्टिकल 370 के सभी प्रावधानों को समझना आवश्यक है। 370 में इन्होंने क्या क्या दे दिया जम्मू कश्मीर को। तो इसमें लिखा है भारतीय संविधान के भाग 21 के आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य तो क्या दे दिया गया विशेष दर्जा दे दिया गया। ठीक है, हालांकि जम्मू कश्मीर की स्वायत्ता शेष राज्यों की स्वायत्ता की तुलनात्मक दृष्टि से क्या अत्यंत व्यापक है। ठीक है, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध की बात करते हैं। ठीक है, 370 के विभिन्न खंडों और उपखंडों के द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध किए गए थे। जैसे अब इसमें 370(1) का में क्या व्यवस्था की गई आर्टिकल 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे। अच्छा, तो इसने कहा आर्टिकल 238 भाग 7 में शामिल अकेला अनुच्छेद था जिसका संबंध भाग ग राज्यों से था। ठीक है, भाग ख राज्यों से था। ठीक है, और यह 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा भाग 7 को संविधान से हटा दिया गया और वर्तमान में आर्टिकल 238 नहीं है। ठीक है, अब इसने कहा आर्टिकल 370(1) का कि इस उपबंध का अब कोई क्या है व्यवहारिक औचित्य नहीं बचा। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट आर्टिकल 370(1) ह
में जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति पर बहुत सारी क्या है सीमाएं लगी कि भारतीय संसद अगर कोई कानून बनाती है तो क्या वो जम्मू कश्मीर पे लागू होती है, नहीं होती है, कैसे होती है, ये सारी सीमाएं लग गई संसद में। नॉर्मली तो संसद कोई भी कानून बनाएगी तो जितने भी हमारे भारत में राज्य या यूटी है सब पे लागू होंगे, ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर पे सीमाएं लग गई। देखिए, संसद की शक्ति संघ सूची संवर्ती सूची के अन्य विषय पर सीमित होगी, ठीक है, उन विषय पर सीमित होगी जिसके संबंध में विलय पत्र में भारत को शक्ति दी गई थी। यानी कि 3 विषय बता दिए थे कि इस विषय पे, इन 3 विषयों पर भारत के पास शक्ति है कि वो इस पे कानून बनाए, ठीक है। अब लिखा कोई विषय विलय पत्र में अंकित विषय का हिस्सा है या नहीं, इसका फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति करता है। मतलब अब इसने कहा, मतलब यहाँ कह दिया कि कोई ऐसा विषय जो विलय पत्र में अंकित विषय का हिस्सा है या नहीं, ठीक है, विलय पत्र में जो भी विषय उसका हिस्सा है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? जम्मू कश्मीर की सरकार जो है उसके परामर्श से राष्ट्रपति करेगा। मतलब कहानी जम्मू कश्मीर की सरकार पर है। विलय पत्र विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों के अलावा संसद की शक्ति उन शक्तियों तक सीमित थी जो राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से अपने आदेश द्वारा घोषित करेगा। मतलब कहानी यह है कि संसद के बाद तब कोई शक्ति नहीं थी जम्मू कश्मीर के लिए, इनफैक्ट और बाकी देश राज्यों के लिए है, संसद जो कानून बनाएगी सबको मानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा। देखिए, आर्टिकल 370 वन गा के अनुसार क्या है, भारतीय संविधान के 2 ही अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे। सिर्फ 2 अनुच्छेद, इसने कहा कि भारत का जो संविधान है उसके सिर्फ 2 अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के लिए लागू है। कौन सा? आर्टिकल 1, आर्टिकल 370, ठीक है। तो इसने कहा 370 वन घा में प्रावधान होता है कि आर्टिकल 1 और 370 के अलावा भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद जो है जम्मू कश्मीर पर लागू जम्मू कश्मीर पर किसी प्रकार लागू हो सकते हैं। मतलब भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद जो है जम्मू और कश्मीर पर किस प्रकार लागू होंगे ये बताया गया। तो इसने कहा ये राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित होते हैं, किंतु इस संबंध में 2 नियम है। मतलब राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित होंगे कि जो भी अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू करने हैं, ठीक है, लेकिन इस संबंध में 2 नियम थे। क्या? कि विलय पत्र में निर्दिष्ट विषय से संबंधित आदेश जम्मू कश्मीर की सरकार से परामर्श से ही जारी होंगे। मतलब अगर आपने कोई कानून बना दिया है, राष्ट्रपति जाएगा कहानी लेके अपना यहाँ की सरकार के पास और सरकार फिर परामर्श देगी, हाँ भैया हाँ लोग लागू कर लो या नहीं करो। कौन ही कर रहा था उस वक्त? तो कौन ही संसद को मान रहा है जम्मू एंड कश्मीर में? उस वक्त कोई नहीं मानता था। पहला तो ये हो गया कि सरकार बताएगी। विलय पत्र से भिन्न विषयों से संबंधित आदेश जम्मू कश्मीर की सरकार की सहमति से ही जारी किए जा सकते हैं। यानी संसद कुछ भी कर ले, सरकार अगर वहां की मना कर देगी तो नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। आर्टिकल 370(2) में ये व्यवस्था कि अगर जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के गठन से पहले वहां की सरकार भारतीय संसद या भारतीय राष्ट्रपति को विलय पत्र में शामिल विषयों से इतर विषय पर विधि बनाने का आदेश जारी करने के लिए सहमति देती है तो इस विषय को संविधान सभा के समक्ष अंतिम विनिश्चय के लिए रखा जाता था, ठीक है। तो मतलब अगर जम्मू कश्मीर, इसने कहा जम्मू कश्मीर की संविधान सभा, देखिए इसने कहा कि आर्टिकल 370(2) में, तो आर्टिकल 370(2) में क्या व्यवस्था थी कि अगर जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के गठन से पहले वहां की जो सरकार है वो भारतीय संसद या भारतीय राष्ट्रपति को विलय पत्र में शामिल जो भी विषय उससे अलग विषय पर विधि यानी कि कानून बनाने या आदेश जारी करने के लिए अगर हाँ कह दे, सरकार कह दे कि जो विषय पे आप कानून बनाएंगे उससे कोई अलग विषय पर भी अगर कानून बनाने के लिए सरकार कह देती है तो उस विषय को संविधान सभा के समक्ष अंतिम विनिश्चय के लिए रखा जाएगा। मतलब उसके बाद भी संविधान सभा के सामने रखा जाएगा कि ऐसा करना है या नहीं। आर्टिकल 370(3) में ये व्यवस्था की गई कि 370 को संविधान सभा से निरसित किया जा सकता है या नहीं, और यदि किया जा सकता है तो कैसे। देखिए, राष्ट्रपति को घोषणा करने की शक्ति है कि आर्टिकल 370 प्रवर्तन में रहेगा या नहीं। ऐसे अपवादों और सुधारों के साथ प्रवर्तन में रहेगा जो वह निर्दिष्ट करे, परंतु वह
ऐसी अधिसूचना तभी जारी कर सकता है जब जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा इस आशय को सिफारिश मतलब इसने कहा 370 हटाना है तो भी भैया हमें पहले संविधान सभा से पूछना पड़ेगा। संविधान सभा तो पहले ही खत्म हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़िए। इसने कहा कि संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू होना आदेश 1954 कि संविधान आदेश जो है 1954 उसकी बात कर रहे हैं हम, जम्मू कश्मीर पर लागू हो रहा है कि नहीं। देखिए, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार के बीच 1952 में हुए दिल्ली समझौते में ये बताया गया कि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के लंबित रहने तक भारत सरकार की आधिकारिकता जम्मू और कश्मीर के संबंध में किस विषयों पर होगी। ठीक है, देखिए देखिए भारत के राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर की सरकार से परामर्श करके एक नया आदेश निकाला जिसे क्या बोला गया, यही संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू होना आदेश 1954 कहा गया। ठीक है, अब तक यानी 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारतीय संविधान उसी के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू किया गया था। ठीक है, फिर से लिखा यह आदेश 1954 के बाद कई बार संशोधित होता है। कब कब होता है, ये सन लिखे हुए हैं कब कब होता है, जो भारत और जम्मू और कश्मीर के संवैधानिक संबंधों की व्याख्या करता था। ठीक है, आदेश में क्या उपबंध थे वो देखिए। इसने कहा कि भारत संघ की आधिकारिकता संघ सूची के लगभग सभी विषय के संबंध में जम्मू और कश्मीर राज्य पर विस्तृत की गई थी, जिसके कुछ अपवादों की चर्चा आदेश में निम्न प्रकार से शामिल की गई थी। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जम्मू और कश्मीर पर लागू होती थी। एक बात, भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र भी जम्मू कश्मीर पर लागू होता था। इसका एकमात्र अपवाद ये है कि भारतीय संसद आर्टिकल 3 के तहत राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाना या घटाना चाहे, नाम या सीमा में कोई परिवर्तन करना चाहे तो वह राज्य की विधानमंडल की सहमति के बिना ऐसा नहीं कर सकते। नॉर्मली हम देखिए यहाँ पे आर्टिकल 3 की अगर हम बात करें, अगर संसद चाहे तो किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसका नाम बदल सकती है, उसकी सीमा भी बदल सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा तभी हो सकता था जब वहां की विधानमंडल उस पर सहमति दे। बाकी राज्यों के लिए तो कर सकती है। अब देखिए, भारतीय संविधान का भाग 2 यानी कि नागरिकता भी जम्मू कश्मीर पर जो है 26 जनवरी 1950 से लागू हुई है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में नागरिकता संबंधी प्रावधान एक विशेष परंतु के साथ लागू होता था। इसके तहत यहाँ जो भी निवासी पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके चले गए थे, अपने पुनः स्थापन या स्थायी वापसी तो उन्हें भारत का नागरिक माना गया था। यानी कि जो भी नागरिक पीओके बाहर मतलब पाकिस्तान वाली साइड चले गए वो भी भैया भारत के नागरिक हो जा रहे थे। जम्मू कश्मीर में भाग 3 के कुछ अपवाद के साथ लागू हुआ। भाग 3 जैसे आर्टिकल 22(4) से लेकर 22(7) के तहत निवारक निरोध के संबंधित जो विधियां हैं बनाने की शक्ति संसद के पास ना होकर वहां की विधानमंडल के पास थी, निवारक निरोध वाली। ठीक है, और राज्य की विधानमंडल अपने स्थायी नागरिकों के लिए राज्य सरकार की नौकरी, राज्य में अचल संपत्ति के स्वामित्व, राज्य में स्थायी निवास, राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति सहित अन्य सहायताओं की व्याख्या कर सकती थी। ठीक है, अब संविधान का भाग 4, सब भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 4 क में है मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। मतलब संविधान का इतना इंपॉर्टेंट भाग जो है वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। भाग 5 जिसका संबंध क्या है, संघ यानी कि यूनियन से है, कुछ विशेष उपबंधों के संग लागू होता था। जैसे राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में जम्मू कश्मीर की जनसंख्या 63 लाख मानी गई थी। ठीक है, लोकसभा के लिए राज्यों को 6 सीटें दी गई थी, अभी कितनी हो गई, 5। ठीक है, फिर उसके बाद इसने कहा लोकसभा सीट पर परिसीमन करते समय पीओके के हिस्से को शामिल नहीं किया जाए। अच्छा, लेकिन आज तो हम उसके लिए भी मानते हैं। देखिए आज क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में 24 सीटें पीओके के लिए खाली छोड़ दी गई हैं।
ठीक है। तब इनने कहा था पीओके को छोड़ के काम करो जो भी करना है। इसने कहा संविधान का जो भाग 6 है राज्य, और राज्य जम्मू कश्मीर के मामले में लागू नहीं होता। ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 7 अनुपस्थित है, जिसके लागू होने का प्रश्न ही निरर्थक था। ठीक है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 पंचायतें, भाग 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हो रहे थे। मतलब हमारा संविधान वहां हो ही नहीं रहा था लागू। संविधान का भाग 11 केंद्र राज्य संबंध कुछ अंतरों के साथ लागू हो रहा था। मतलब यहाँ पे क्या अंतर है देखिए। संविधान का आर्टिकल 248 संसद में अवशिष्ट शक्तियां जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती थी, क्योंकि वे शक्तियां राज्य विधानमंडल के पास है। देखिए अभी क्या होता है, जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो किसको दी जाती हैं, संसद को, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में ये दी जाती थी राज्य विधानमंडल को। ठीक है। संविधान का आर्टिकल 249 250 राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं, और ये जम्मू कश्मीर पे भी लागू होता है। मतलब कुछ ऐसे विषय थे जरूरी है अगर तो फिर संसद कानून बना सकते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर पे लागू हो रहा था। ठीक है। अब यहाँ इनका आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय संधीय समझौते को लागू करने की संसद की शक्ति जम्मू कश्मीर पर परंतु के साथ लागू होती थी, जिसके अनुसार ऐसे कानून राज्य सरकार की सहमति से बनाए जा सकते थे। मतलब इसने कहा अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता है तो ये भी कानून, मतलब अगर करती है संसद कोई कानून बनाती है इस पे, तो जो है ये जो है जम्मू कश्मीर पर लागू तभी होगा जब वहां की राज्य सरकार इस पे सहमति दे दे। संविधान का भाग 12 की बात करें, क्या है, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध, तो जम्मू कश्मीर पर ये लागू हो रहा था। ठीक है। परंतु इसके अधिकांश महत्वपूर्ण प्रावधान हटा दिए गए, जैसे राज्य की संचित निधि जैसे प्रावधान जो है जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हो रहे थे। ठीक है। संविधान का भाग 13 जो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के भीतर क्या है, व्यापार या वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, ये भी जम्मू कश्मीर पर लागू होता था। ठीक है। अब इसी का संविधान का भाग 14 क्या है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भी यहाँ पे लागू हो रही थी, अर्थात अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी जम्मू कश्मीर कैडर के लिए नियुक्त होते थे, जैसे आईएएस आईपीएस। जैसे संविधान का भाग 15 यानी कि निर्वाचन सीमित रूप से यहाँ पे लागू हो रहा था। भाग 16 वंचित वर्गों से जुड़े विशेष उपबंध की बात करें तो ये कई परिवर्तन के साथ ये लागू हो रहा था। अब इसने कहा जैसे आर्टिकल 331, 33, 336, 337 अखिल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व ये लागू नहीं हो रहा था। ठीक है। अब इसने कहा कि आर्टिकल 332 क्या, विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी का आरक्षण, और 334 आरक्षण की अधिकतम समय सीमा, तो ये भी लागू नहीं हो रही थी। जम्मू कश्मीर के अपने संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान था, किंतु अनुसूचित जनजातियों के लिए नहीं था। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आर्टिकल 330 क्या, लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी प्रावधान ये यहाँ पे लागू हो रहे थे। आर्टिकल 370 क्या, पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति। आर्टिकल 371 341 जिसमें है अनुसूचित जातियों का निर्धारण। 342 अनुसूचित जनजातियों का निर्धारण, तो ये लागू हो रहा था। संविधान का भाग 17 यानी कि राजभाषा से संबंधित है, तो इसमें भी कुछ उपबंध के साथ लागू हो रहा था, जैसे केंद्र सरकार की राजभाषा से संबंधित प्रावधान। फिर इसमें जो दो राज्यों के मध्य किसी राज्य या केंद्र सरकार के मध्य होने वाले पत्राचार आदि की भाषा से संबंधित प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा से संबंधित प्रावधान। अच्छा, संविधान का भाग 18 क्या है आपका, आपातकालीन प्रावधान, ये कुछ परिवर्तनों के साथ जम्मू कश्मीर पर लागू हो रहा था। आर्टिकल 352 के तहत जो आपातकाल में जम्मू कश्मीर के मामले में प्रावधान था कि सिर्फ आंतरिक अशांति और इसके खतरे को आधार बनाकर की गई घोषणा राज्य पे तभी लागू होगी जब ये घोषणा राज्य सरकार की सहमति या निवेदन पर की जाएगी। मतलब अगर ऐसा कुछ गड़बड़ होती है तो ये भी लागू होगा, लेकिन सभी होगा गाइस जब राज्य सरकार इस पे अनुमति सहमति देगी। अब इसे कहा युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण की दिशा में अन्य राज्यों जैसे प्रावधान यहाँ लागू हो रहे थे, लेकिन आंतरिक अशांति में तो भैया राज्य सरकार से पूछे। नॉर्मली तो वहां आंतरिक अशांति रहती थी, युद्ध वुद्ध जैसा कुछ हो ही नहीं रहा था, अंदर ही जम्मू कश्मीर के अंदर ही नाटक चलता रहता था, उसमें तो भैया राज्य सरकार इन्वॉल्व हो रही थी।
आर्टिकल 356 के तहत कि राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर के मामले में उनके अपने प्रावधान भी लागू हो सकते थे, अर्थात जम्मू और कश्मीर राज्य के अपने संविधान के आर्टिकल 92 के तहत लगाए जाने वाले राज्यपाल शासन का विकल्प भी उपलब्ध होता था। ठीक है, आर्टिकल 360 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता, मतलब ये वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अब इसके बाद संविधान के भाग 19 यानी कि विविध में जम्मू कश्मीर से संबंधित विशेष प्रावधान है, जैसे आर्टिकल 365 यानी कि केंद्र सरकार की राज्यों को निर्देश देने की शक्ति, ये लागू नहीं हो रही थी। ठीक है, अब इसके बाद संविधान का भाग 22 यानी कि संविधान संशोधन का एकमात्र आर्टिकल है आर्टिकल 368 जम्मू कश्मीर के मामले में क्या है, कुछ उपबंधों के संग लागू हो रहा था, मतलब उसमें कुछ थे विशेष प्रावधान थे, तभी लागू हो रहा था। जैसे इसने कहा जम्मू कश्मीर पर भारतीय संविधान के किसी भी संशोधन का प्रभाव तब तक नहीं होगा जब तक आर्टिकल 370 ए के तहत राष्ट्रपति उसके संबंध में आदेश जारी नहीं करता था। और राष्ट्रपति जो है राज्य सरकार के परामर्श से ही कर सकता था, तो राज्य सरकार ने मना कर दिया, तो ये मना, बस कहानी खत्म। जम्मू कश्मीर का विधानमंडल अपने संविधान में संशोधन कर सकता था, किंतु निम्न दो विषयों से संबंधित संशोधन विधेयक तब तक प्रभावी नहीं हो सकते थे जब तक कि राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित ना रखा जा गया हो। अच्छा, आगे जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियां, कार, दायित्व, भत्ते, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां। और क्या है, जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 138, 139, 140 तथा 50 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग की चुनावों के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशक की शक्ति, इनकी मतदाता सूची के नवीकरण की क्षमता, उनकी विधान परिषद के गठन की क्षमता इत्यादि। अब देखिए संविधान 21 भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध से संबंधित है। इसमें क्या है, आर्टिकल 70 जो कि जम्मू कश्मीर के संबंध में ही था, लागू होता था, और शेष अनुच्छेदों में से कोई भी लागू नहीं हो रहा था। अब देखिए यहाँ लिखा है जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संविधान के विभिन्न अनुसूचियों की स्थिति, जैसे हमारे पास जैसे भारतीय संविधान की अनुसूची है, उसकी स्थिति अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में क्या रही। ठीक है, और यहाँ लिखा है पहली अनुसूची इसने कहा 4 अनुसूचियां बिना किसी परिवर्तन के जम्मू कश्मीर पे लागू होती थी। पहली अनुसूची हो रही है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सूची ये हो रही है। दूसरी जैसे सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों व नियंत्रक महालेखा परिषद के संबंधित कुछ उपबंध। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, 8वीं में भाषाएं, ये हो रही थी। अब इसमें 4 अनुसूचियां नहीं होती थी लागू, जैसे 5वीं अनुसूची जिसमें क्या था, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में ये नहीं हो रहा था लागू। 6ठी अनुसूची जिसमें क्या बनाता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध, ये भी नहीं हो रहा था। 11वीं अनुसूची पंचायतों के विषय, ये भी नहीं हो रहा था। 12वीं अनुसूची नगर पालिका के विषय, ये भी नहीं। 11वीं और 12वीं ये भी नहीं होती। 6ठी, 5वीं, 11वीं, 12वीं। अब इसके बाद 30वीं अनुसूची विभिन्न प्रकार की शपथ जम्मू कश्मीर पे वहां तक लागू होती थी जहां तक इसके केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य और नियंत्रण महालेखा परिषद के शपथ के प्रावधान थे। ठीक है, शेष की शपथ जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार चलती थी। ठीक है, सबसे अधिक परिवर्तन 7वीं अनुसूची के संबंध में है, जैसे राज्य सूची हटा दी गई। ठीक है, संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 97 को अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को सौंपती थी। जम्मू कश्मीर के मामले में ऐसा नहीं था, ये लागू नहीं हो रही थी। 9वीं अनुसूची जिसका उद्देश्य भूमि सुधार, लिखा है 9वीं अनुसूची जिसका उद्देश्य भूमि सुधारों से जुड़े कानूनों को न्यायिक पुनर्वलोकन के दायरे से बाहर रखना, जम्मू कश्मीर में ये लागू हो रहा था। 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल कानून जो है कुछ परिवर्तनों के साथ लागू हो रहे थे, और प्रमुख अंतर उसमें यह है कि राज्य
कि विधानसभा विधान परिषद के भीतर होने वाले दर-बदल पर यह कानून लागू नहीं होता था, परंतु लोकसभा, राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों पे लागू हो रहा था। मतलब यह विधानसभा विधान परिषद पे नहीं हो रहा था जम्मू कश्मीर में। हाँ, ये चीज़ लोकसभा जम्मू कश्मीर के जो प्रतिनिधि यहाँ लोकसभा, राज्यसभा पे है, इसमें तो हो रहा था, इसमें नहीं हो रहा था भैया। ये तो अब आर्टिकल 35 ए देख लीजिए क्या है। भारतीय संविधान का जो परिशिष्ट 2 में निहित आर्टिकल 35 ए जम्मू कश्मीर विधानमंडल को ये शक्ति प्रदान करता है कि वह राज्य के स्थायी निवासियों उनके अधिकारों, विशेषाधिकारों को परिभाषित कर सकता है। 1954 में क्या होता है, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पारित एक आदेश के जरिए संविधान में एक नया आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 35 ए जोड़ दिया गया। अब जहां तक राज्य के नागरिक माने जाने की शर्त की बात है, तो जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक स्थायी नागरिक वह व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक था, वो वहां का नागरिक है, ठीक है। और इसने कहा इससे पहले 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो और उसने वहां की संपत्ति हासिल की हो, तो वो जम्मू कश्मीर का नागरिक है। अब आर्टिकल 35 ए के मुताबिक अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला किसी गैर कश्मीरी से विवाह कर लेती है, तो उसके सारे अधिकार क्या हो जाते हैं, खत्म। और साथ ही उनके बच्चों के अधिकार भी खत्म हो जाते हैं, यानी आपको शादी भी वहीं करनी पड़ेगी। ठीक। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय होने के बाद वहां के एक लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला ने डोगरा शासक से सत्ता छीन ली और 1949 में उसने जम्मू कश्मीर के नई दिल्ली के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने की पहल की, जिसके परिणाम स्वरूप संविधान में आर्टिकल 370 को जोड़ा गया। अब क्या नाम है, शेख अब्दुल्ला, राइट। उल्लेखनीय है कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा दे दिया गया और साथ ही इस अनुच्छेद के माध्यम से 3 मुख्य क्षेत्र यानी कि रक्षा, विदेश मामले और संचार को छोड़कर सभी मामले जो है राज्य की विधायिका को निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। अच्छा, शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य 1952 में हुए दिल्ली समझौते के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के संबंध में संविधान के अनेक प्रावधानों का विस्तार किया गया, आर्टिकल 35 ए को जोड़ा गया। अब जम्मू कश्मीर के संविधान का निर्माण जो है आपका 1956 में किया गया था। इसमें स्थायी निवासियों के लिए क्या है, महाराजा हरि सिंह द्वारा दी गई परिभाषा को ही पुनः जो है परिभाषित किया गया था। इनके अनुसार 1911 से पहले राज्य में जन्मे और उनके कम से कम 10 वर्ष पूर्व यहाँ कानूनी रूप से अचल संपत्ति मामले सभी व्यक्तियों को राज्य के नागरिकों के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त वे सभी प्रवासी व्यक्ति जिन्होंने पाकिस्तान में प्रवास किया था राज्य का विषय माने गए थे, ठीक है। तो इतना ही नहीं, इन प्रवासियों की आने वाली 2 पीढ़ियों को भी राज्य के विषय के रूप में जो है सूचीबद्ध किया गया था। बताइए, 2 पीढ़ियों को। स्थानीय निवासी कानून के अंतर्गत अस्थायी निवासी को राज्य में स्थायी बस्तियों का निर्माण करने, अचल संपत्ति खरीदने, सरकारी नौकरी करने और छात्रवृत्ति प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया, ठीक है। ऐसा ही प्रावधान जम्मू और कश्मीर की महिलाओं के विरुद्ध भी किया गया। यदि कोई महिला अस्थायी निवासी के साथ विवाह कर लेती है, तो इस कानून के तहत वह राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जाती है। परंतु अक्टूबर 2002 में क्या होता है, अपने एक निर्णय में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि महिलाएं अस्थायी निवासी से विवाह कर सकती है, उन्हें अपने अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि ऐसी महिला के बच्चे को उक्त संपत्ति के संबंध में उत्तराधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। अब इसका कुछ अन्य राज्यों के लिए विशेष होगा। तो गाइस, अभी तक हमने किसके लिए पढ़ा, जम्मू कश्मीर के पढ़ा, कैसे हटा, क्या 370 कैसे हटा, क्या हुआ, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अभी क्या स्थिति है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अभी जो हम नेक्स्ट में देखेंगे, अन्य राज्यों को भी विशेष मतलब कुछ आर्टिकल ऐसे दिए गए जिससे उन्हें विशेष उपबंध मिलते हैं अन्य राज्यों के। तो गाइस, मुझे लगता है वीडियो हो गई थोड़ी सी बड़ी। अगर अभी फिलहाल इस वीडियो को एंड करते, बचा हुआ जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा एंड शेयर करेगा अपने दोस्तों में। तो घटना चक्र के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगी। तो गाइस, चलिए अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।